प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व की प्रमुख फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम रबड़ की फसल का अध्ययन करेंगे। देखिए, रबड़ उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा होने वाला वृक्ष है, जिसके दूध को सुखाकर रबड़ तैयार किया जाता है। तो इसके लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम रबड़ की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम जलवायु को। तो जैसा कि बताया मैंने, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का वृक्ष है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। सामान्यतः रबड़ की खेती उष्ण, नम एवं अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु में की जाती है। इसके लिए जो भौगोलिक दशा है वो सबसे पहले हम जैसे जलवायु में तापमान। तो देखिए, रबड़ की कृषि के लिए वर्ष भर उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माने जाते हैं। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से तापमान इसके लिए ऊंचे चाहिए, अत्यधिक तापमान होना चाहिए। दूसरी जो आवश्यक दशा है वो वर्षा। देखिए, इसके लिए अत्यधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। रबड़ की खेती के लिए उच्च आर्द्रता होना आवश्यक है। अतः वर्ष भर नियमित रूप से औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है, क्योंकि रबड़ के पौधे के लिए वर्षा है वो अधिक होनी चाहिए और समान रूप से होनी चाहिए। वर्षा का महत्व इसकी खेती के लिए अधिक होता है, क्योंकि वर्षा और रबड़ के रस की मात्रा का परस्पर सीधा संबंध होता है। जनवरी और मार्च के बीच कम वर्षा होने के कारण वृक्षों से रस निकालना कम कर दिया जाता है। प्राय सभी देशों में दिसंबर में अधिक रस प्राप्त होता है। अधिक समय तक अधिक तापमान या कम वर्षा इसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार से तापमान भी उच्च चाहिए और वर्षा भी अधिक चाहिए। दूसरी इसके लिए कंडीशन है मिट्टियां। देखिए, रबड़ की कृषि के लिए उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टियां उत्तम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त लावा मिट्टी वाले पठारी भाग भी इसके लिए आदर्श समझे जाते हैं, क्योंकि उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टियों में रबड़ के वृक्ष अधिक ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसलिए इनके लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियां और लावा मिट्टियां आदर्श मानी जाती हैं। तीसरी कंडीशन धरातल। धरातल में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। रबड़ की खेती के लिए, रबड़ के वृक्ष के लिए जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात मध्यम ढाल वाला धरातल इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। चौथा आदर्श दशा है इसके लिए, चौथी आदर्श दशा है सस्ता श्रम और कुशल श्रमिक। देखिए, रबड़ की
बाग को लगाने के लिए यानी वृक्षारोपण करने के लिए बागाती खेती है, तो एक एक वृक्ष को रोपा जाता है, एक एक वृक्ष को लगाया जाता है। तो रबड़ के बाग लगाने के लिए रबड़ के वृक्ष से दूध एकत्रित करने के लिए और रबड़ के वृक्षों की देखभाल इत्यादि करने के लिए श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण आवश्यक भौगोलिक दशा है, जो रबर की खेती को और अधिक उचित बना देती है और अधिक सफल बना देती है। इसके साथ ही साथ रबर की खेती के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि रबर के बागान और रबर की वृक्षों की देखभाल इत्यादि के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ राजनीतिक स्थिरता भी आवश्यक होती है, क्योंकि जो रबर के बागान हैं वो जैसे एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में, तो पश्चिमी देशों के बड़े बड़े पूंजीपति देशों के रबर के बागान हैं, उद्योगपतियों के बागान हैं। तो जहाँ राजनीतिक स्थिरता होती है वहाँ वो रबर के बागान लगाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि उनके लिए आर्थिक रूप से वो अनुकूल माना जाता है। तो राजनीतिक स्थिरता भी इसके लिए अत्यंत आवश्यक होती है। औपनिवेशिक काल से ही रबड़ के जो बागान हैं वो विकसित देशों के और पूंजीपतियों के हाथों में थे, तो राजनीतिक स्थिरता वाली जगह पर ये अधिक ग्रोथ कर पाए हैं। तो इसलिए पर्याप्त पूंजी और राजनीतिक स्थिरता भी अत्यधिक आवश्यक होती है। तो ये रबड़ की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं थी। अब हम जानते हैं रबड़ के प्रकार और किस्मों के बारे में। देखिए, रबड़ दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक रबड़ और दूसरा संश्लेषित रबड़ या अप्राकृतिक रबड़। वर्तमान समय में विश्व के कुल उत्पादन का 2% प्राकृतिक रबड़ वृक्षों से प्राप्त हो रहा है, जंगली पौधों से प्राप्त होता है, जबकि 98% जो है रबड़ की जो है बागानों के वृक्षों से प्राप्त हो रहा है, संश्लेषित रबड़ है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के रबड़ होते हैं। इसमें रबड़ में कई प्रकार की किस्में होती है। पहली होती है हेविया ब्रेसिलियंसिस या पारा रबड़ या ब्राजील रबड़, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रबड़ भी माना जाता है। ब्राजील में इसकी किस्म पाई जाती है, उसी के नाम से है ब्राजील रबड़ भी या पारा के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा है मेक्सिको या कैरेबियन या कैस्टिलोआ इलेस्टिका रबड़। तीसरी जो किस्म है लैंडोल्फिया या पश्चिमी अमेरिका एवं अफ्रीकन रबड़। चौथी है फिक्स इलेस्टिका या भारतीय रबड़। इन सब में पारा जो रबड़ है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि ब्राजील इत्यादि देशों में होता है। तो इस प्रकार से रबड़ की अनेक किस्में और प्रकार होते हैं। देखिए, रबड़ के बीज भी बोए जाते हैं एवं कलम भी लगाई जाती है। सर्वप्रथम रबड़ के बीज बोए जाते हैं जब पौधे लगभग 1 मीटर लंबे हो जाते हैं, तब इन्हें मिट्टी से ही खोदकर बागान में लगाए जाते हैं। उत्तम में अधिक उत्पादकता हेतु कलम लगाना अत्यावश्यक होता है। जब रबड़ का पौधा 7 वर्ष का हो जाता है तो उससे दूध निकालना प्रारंभ हो जाता है। एक रबड़ के पौधे से लगभग 25 वर्ष तक दूध प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रबड़ के वृक्ष लगाने के बाद में, एक तरीके से बागान लगाने के बाद में 25 वर्षों तक उससे उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रबड़ की खेती प्राकृतिक और अप्राकृतिक, लेकिन प्राकृतिक रूप से, जंगली रूप से बहुत ही कम रबड़ का उत्पादन हो रहा है, जबकि
संश्लेषित रबड़ 98% मात्रा में पैदा होता है, जिससे विश्व की आवश्यकताएं पूरी होती है। वृक्षों की कतारें लगाई जाती है जो 16 मीटर के अंतर पर पाई जाती है। छह या 7 वर्षों में वृक्ष तैयार होता है। इस अवधि में वृक्षों के तने की मोटाई 50 सेंटीमीटर हो जाती है। रबड़ के साधारण बागानों से प्रति एकड़ 180 किलोग्राम रबड़ प्राप्त होता है। इन बागानों में ठेके के मजदूर लगाए जाते हैं। मजदूर प्राय एक कतार के सब वृक्षों के तनों में छुरी से खांचा बना देते हैं और प्रत्येक खांचे के नीचे एक प्याला या बाल्टी जिनुआ कुछ बर्तन लटका दिया जाता है और एक दिन में औसतन 200 वृक्षों में खांचे लगाए जाते हैं। शाम को उन बाल्टियों या प्यालों का दूध बड़े बर्तन में भरकर कारखाने में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से रबड़ की कृषि की जाती है, रबड़ की फसल पैदा की जाती है। धन्यवाद। अब विश्व के रबड़ उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।